न केवल एक नागरिक होने के नाते इस देश का, बल्कि एक समाज विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति का। समाज इतने बड़े बेलन से गुजर रहा है, कि उथल पुथल से गुजर रहा है हमारा, कि मुझे ऐसा लगता है कि बौद्धिक धरातल पर, चाहे वो समाज विज्ञान हो या कोई और विषय हो, कुछ एक नए तरीके से उसको सोचने का, नए तरीके से विश्लेषित करने का एक मौका भी प्रदान कर रही है। याद आता है जब हम लोग समाज विज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं यूरोप में, तो हम ये पाते हैं कि जिस दौर में आधुनिक यूरोप बन रहा था, लगभग 200, सवा 200, 250 साल पूर्व, उस समय यूरोप के बहुत सारे समाज ऐसे उथल पुथल से गुजर रहे थे जो न केवल आर्थिक थी, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक भी। और जाहिर है हम लोगों जैसे विषय जो आधुनिक समाजशास्त्र कहा जाता है, या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, या इकोनॉमिक्स भी, ये विषय उसी की पैदाइश थे। मुझे लगता है कि भारत का भी एक नया समाज विज्ञान चाहिए, और मैं इस विषय पर उसी नजरिए से दृष्टिपात करने की कोशिश करूंगा। विषय केवल महत्वपूर्ण कह के रुका नहीं जा सकता। विषय हमारे सामने एक आसन्न संकट को भी लाता है, एक आसन्न संकट जो हमारे भविष्य का संकट है। हमारे इस वर्तमान से कैसा भविष्य निकलेगा, इसका संकट है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसा विषय रखा गया है जिस विषय पर वो जो आसन संकट है, उस संकट का भी हम कुछ संकेत आपको दे सकते। इस छोटी सी भूमिका के साथ मैं बिल्कुल विषय पर केंद्रित करूंगा, और मैंने अपने इस वक्तव्य को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग वर्तमान दौर में जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता है, उसकी चारित्रिक विशेषता क्या है, वो किस किस्म का है, वो क्या गुण लिए हुए है, इस पर जरा सा मैं अपने विचार आपके सम्मुख रखूंगा। दूसरा, मैं इस पर केंद्रित करूंगा कि जो आप अभी प्रोफेसर नदीम ने भी कहा कि जो जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमारे संविधान के सभा ने और उसके बाद उसके साथ और लोगों ने जिस भारत की संकल्पना की थी, जिस आधुनिक भारत की संकल्पना की थी, उसका भविष्य कहा, चुनौतियां क्या क्या है, मुख्य रूप से इस, और चुनौतियां किस किस्म की हैं, कितनी गंभीरता लिए हुए हैं। और अंत में ये जरूर कहूंगा क्या कुछ संभावनाएं उन चुनौतियों से टकराने की या उस भविष्य को बदलने की कुछ संभावनाएं इस समाज में मौजूद हैं या नहीं। ये 3 चीजों पर मैं केंद्रित करूंगा कुछ बिंदुओं के साथ। पहले आइए थोड़ा सा राष्ट्रवाद पर विचार करें। राष्ट्रवाद एक तर्जुमा है नेशनलिज्म का, लेकिन जब हम राष्ट्रवाद कहते हैं और हमारे साथी, दूसरे साथी जब राष्ट्रवाद कहते हैं, तो उसमें केवल वो नेशन या वो नेशनलिज्म नहीं है जो यूरोप में 18वीं शताब्दी में या उसे थोड़ा पहले बाद में विकसित हुआ, एक आधुनिक समाज की विशेषता के रूप में विकसित हुआ, बल्कि उसमें एक राष्ट्र जैसी शब्द भी का इस्तेमाल है। उस शब्द की जो इटाइमोलॉजी है, जो उसका शब्द विज्ञान है, उसके गहराई में जाएं तो संस्कृत से आया है, लेकिन वो तमाम भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग हुआ। मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, सभी जगह राष्ट्र का प्रयोग हुआ है, और लगभग एक ही जैसे अर्थों में प्रयोग हुआ है। और वो जो प्रयोग हुआ है, जो संस्कृत से निकला है, बहुत से लोग उसका स्रोत ऋग्वेद को बताते हैं, धर्मशास्त्र भी उसका स्रोत कहा जाता है, और उसका अर्थ है एक टेरिटरी से, वो भी एक किंगडम या रॉयल टेरिटरी। वो शब्द का मतलब क्या है, एक टेरिटरी से।
और मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं, आज के राष्ट्रवाद को समझने के लिए टेरिटरी का आइडिया समझना जरूरी है। हालांकि नेशन और नेशनलिज्म का भी कोई रिलेशन टेरिटरी से है, लेकिन जो मुख्य नेशन या नेशनलिज्म का संबंध है वो एक पीपल से है। अ पीपल, एक जन। बड़ा पैराडॉक्स है, एक भी और जन भी, लेकिन वो जन की एक होने से सामान्यतः नेशन का जो आधुनिक शब्द उभरा। लेकिन जो राष्ट्र का जो अर्थ है वो मेनली किंगडम से है, रॉयल टेरिटरी से है। उदाहरण बड़े आराम से दिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र मराठी का शब्द, या सौराष्ट्र गुजरात में। इस किस्म के शब्द बंगाल में भी हैं, जिनका मतलब एक खास किस्म की टेरिटरी से। लेकिन जिस रूप में राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म को एक मिक्स रूप में आज वो प्रयोग किया जा रहा है, वो शायद उस नेशनलिज्म से बहुत फर्क है जो नेशनलिज्म 19वीं शताब्दी के उत्तर दशकों में, बाद के दशकों में भारत में विकसित हो रहा, और उसके बाद भारत में पूरी एक राष्ट्र की संघर्ष से, एक आजादी के संघर्ष से जो मतलब हमारे सामने आया, वो जो राष्ट्रवाद का मतलब जो हमारे संघर्षों ने, राजनीतिक संघर्षों ने, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो संघर्ष जनता ने किया था, उससे जो अर्थ उभरे थे, वो अर्थ कहीं ना कहीं एक ऐसे अर्थों में अपने आप चले आए थे कि जहां अनेक डाइवर्सिटी, जहां एकताबद्ध हुई। और इस एकताबद्ध होने में पॉलिटिकल स्ट्रगल तो थी, अंग्रेजों के भी कुछ कारनामे थे जो उस समय थे। तो मुझे लगता है राष्ट्रवाद से ज्यादा देश जो उस दौर में इस्तेमाल होता था और जो कुछ कोसों के बाद बदल जाता था, और कुछ कोसों से अगर कोई मेहमान भी आता था तो परदेशी कहलाता था, तो उस देश के को व्यापकता प्रदान करने का काम किया हमारे नेशनल स्ट्रगल ने। और एक देशवाद, एक नेशनलिज्म जिसमें प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, सामाजिक रूप से जन जन शामिल थे, जिसमें अलग शामिल थे, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक इत्यादि तमाम किस्म के जन, जातीय अलग अलग जन एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, एक साथ हो रहे थे, लेकिन अपनी विविधताओं को लेते हुए उस अर्थ में राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज या भारत का जो नेशनलिज्म था वो सामने आया। बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा। लेकिन नेशनलिज्म भी अनेक सामाजिक शब्दों की भांति, जैसे जाति ले लीजिए, कोई और शब्द ले लीजिए, बड़ी डायनामिक है। शब्द तो वही रहता है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी बहुत तेजी से बदलती है। और यही कुछ वक्फे में नेशन के साथ केवल हमारे मुल्क में नहीं हुआ, और मुल्कों में भी हुआ। और नेशन और नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के मानी बदलते गए, उसकी रियलिटी बदलती गई। तो राष्ट्रवाद हम जैसे लोगों के लिए एक डायनामिक चीज है, शब्द वही है, लेकिन राष्ट्रवाद जिस रियलिटी को आजादी के संघर्ष के शुरुआत से लेकर और उसके अंतिम पड़ाव तक जो शब्द, जो अर्थ निकल रहे थे, वो अर्थ आजादी के बाद और 2019 तक आते आते वो अर्थ बहुत तेजी से बदल गए, रियलिटी बदल गई। और ये राष्ट्रवाद इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूजनरी हो गया। ये अपने में सबको समेटने की जगह अपने से लोगों को दूर करने वाला हो गया। अब पदों पर आसीन कोई सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति कुछ भी कहे, सबका विश्वास, लेकिन असल में राष्ट्रवाद के पीछे की जो रियलिटी है, वो रियलिटी इस इमोशन की कहानी भी है, जिस इमोशन में कुछ लोग द्वितीय किस्म के, तृतीय किस्म के नागरिक बना दिए गए, जिनका राष्ट्र से जुड़ाव, उनकी भावनाएं तो वही हैं, लेकिन उनको राष्ट्र से बाहर करने का एक ऐसा आइडियोलॉजी, ऐसी विचारधारा चली
जो चलिए, तो मैं एक बात तो ये रेखांकित करना चाह रहा था, और मैं ये कहना चाह रहा था ये केवल भारत में नहीं हुआ, ये खास अब ये इसीलिए हम लोग कहते हैं समाज विज्ञान का एक सार्वभौमिक कुछ गुण भी है कि ये भारत के बाहर भी और समाजों में भी घट रहा है। और वहां भी अगर भारत में मुख्य रूप से धर्म के नाम पर एक्सक्लूजन है, या धार्मिक एक्सक्लूजन है, या क्षेत्रीय भी एक्सक्लूजन है, या भाषाई है, ये अनायास हिंदी नेशनलिज्म नहीं आता। हिंदी शब्द हमारी एजुकेशन पॉलिसी में अनायास नहीं चला। या त्रिभाषी फॉर्मूला जो आजादी की इमीडिएट बाद सामने आया था और उसको किस तरीके से उसके साथ सब कुछ बर्ताव हुआ और उसका अर्थ खत्म कर दिया गया, ये पुरुषोत्तम दास टंडन के दौर में भी हुआ था, कांग्रेस के दौर में भी हुआ था, और अब तो स्पष्ट रूप से एक हिंदी नेशनलिज्म के तहत एक नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जो थोड़ा बहुत बदल गया है, लेकिन उसमें भी चला है। ये जो सिंगुलैरिटी है वो भारत के राष्ट्रवाद की कभी विशेषता नहीं रही, हमारे संघर्ष में कभी विशेषता नहीं। जो राष्ट्र, नया राष्ट्र का सपना हमारे आज़ादी के संघर्ष में देखा गया, उसमें सिंगुलैरिटी नहीं थी, उसमें प्लूरैलिटी थी, उसमें बहुलता थी, ये नहीं था। और एक और बहुवाद, एक तो बहुलतावाद है, एक अलग किस्म का मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म भी हमारे नए राष्ट्रवाद में झलकता है। जो बहुवाद है, जो बहुसंख्यवाद, वो भी झलकता है। तो इस तरीके से भारत के जो राष्ट्रवाद की जो मायने हैं ये सामने। मैं वर्तमान दौर में खासतौर से एम्फसाइज करना चाहता हूं, इसके चरित्र को समझने के लिए, हालांकि मैं इतिहास में उलझ जाऊंगा तो बहुत सारे अपने जो मुख्य वक्तव्य मुझे देना उससे भटक जाऊंगा, तो मैं राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक विश्लेषण पर अभी नहीं आ रहा। लेकिन जो आज का राष्ट्रवाद है उसकी विशेषता एक मैंने बताई कि वो मेजोरिटेरियनिज्म और एक बहुसंख्यकवाद, और साथ ही साथ वो एक्सक्लूसिविटी के रूप में सामने आया है, जो कि हमारा स्ट्रगल के ट्रेडिशन, जो नेशनल स्ट्रगल था, उससे फर्क है। ऐसी और अगर मैं इसकी विशेषताओं को 2019 के आलोक में परखूं तो मुझे लगता है तीन विशेषताओं को मुझे उल्लेखित करना पड़ेगा। पहली विशेषता इसकी जो है, जो मेरे हिसाब से अंतिम विशेषता है लेकिन पहले बता रहा हूं, वो है एक कैरिस्मा के साथ उसका योग होना। एक कैरिस्मा, एक कैरिस्मेटिक पर्सोना या पर्सनैलिटी, मैं पर्सनैलिटी नहीं कह रहा हूं, व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, एक कैरिस्मा के साथ उसका गठबंधन हो जाना, एक व्यक्ति के साथ उसका बंध जाना, और लोगों के राजनीतिक व्यवहार में यह परिलक्षित होना। और जो काफी बड़ी जनता है, जो लगभग 40% से ज्यादा जनता है हमारे देश की, लगभग 44%, जो जनता के अधिसंख्य लोग उसको एक व्यक्ति के पर्याय के रूप में उसे बंध गया हो, जैसे राष्ट्रवाद, ऐसे देखने लगे हैं। कभी किसी रूप में घटना एक दो बार पहले भी घटी है, लेकिन इस रूप में कभी नहीं घटी। और ये करिश्मा भी जो है वो हम लोग जैसे मानते हैं डिराइव्ड करिश्मा है। ये वो करिश्मा नहीं है जो व्यक्ति का अपने आप करिश्मा पैदा होता है। बहुत सारे हमारे नेशनल स्ट्रगल में लोग रहे, गांधी रहे, नेहरू रहे, जो स्ट्रगल के दौर में, आंदोलन के दौर में जिनका करिश्मा पैदा हो गया, उनके पर्सनैलिटी के गुणों के कारण पैदा हो गया। ये करिश्मा क्रिएटेड करिश्मा है, ये करिश्मा बनाया हुआ करिश्मा है। जिस करिश्मा को बनाए करने में जो भी प्रोपेगेंडा की मशीनें हैं, वो मशीनें पूरी तरीके से काम करती हैं। उसको आप मीडिया कहें, मीडिया भी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें सारे इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं जिन्होंने कैरिश्मा बनाया। और मुझे याद आता है कि ऐसे कैरिश्मा बनाना, मुसोलिनी का जो कैरिश्मा है वो ऐसे ही कभी बना था। जहां भी मुसोलिनी जाता था वहां 15 मिनट तक केवल यूसे वहां की इटालियन भाषा में, जो अंग्रेजी है उसका तर्जुमा करूं, तो यही होता रहता 15 मिनट।
फिर आराम से वो सुनता था उस पूरे थिएट्रिक्स को और उसके बाद बोलना शुरू कर। अब दूसरे की जगह कोई और दो अक्षर आ गए जो इसी तरीके से हुआ। और ये कैरिज्मा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शुरू हो गया। मुझे याद एक मीटिंग में जो गुजरात की राज्यपाल नहीं थी, उनकी किसी बच्ची की शादी में जयपुर में वो चीफ मिनिस्टर थे, तब वो जब दाखिल हुए वहाँ पर, तो ये स्पॉन्सर तरीके से पहली बार ये उच्चारित हुआ था उनके दाखिले और वो हो गया। तो एक कैरिज्मा जो डिराइव्ड कैरिज्मा है, जो बनाया हुआ कैरिज्मा है, मैं इसको फिलहाल षड्यंत्र नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैरिज्मा जिस तरीके से बनाया ये हमारे अल्टीमेटली अंततः आते आते नेशन का पर्याय जैसा होने लगा है। और ये पर्याय मुझे मालूम है 50% से कम लोग हैं वो, लेकिन 50% बड़ी संख्या है। 16 राज्यों में 50% से ज्यादा बड़ी संख्या, 50% से ज्यादा बड़े लोग हैं 16 राज्यों में। और 16 राज्य कौन से हैं? वो नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं, जहां का इतिहास भारत में हमेशा अगर उथल पुथल हुआ है तो पूरे भारत के इतिहास को प्रभावित किया है। वो चाहे अंग्रेजों के आने का हो, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का गदर हो, या पानीपत की लड़ाइयां हो, वो सब इसी भारत में घटित होता रहा है। इस भारत में 16 राज्यों में ऐसा घटित हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नेशनलिज्म का, जिसमें एक व्यक्ति, जिसमें एक कैरिज्मा, जो बनाया गया कैरिज्मा है, वो उसमें शामिल। इस गठबंधन को समझना जरूरी है इसकी प्रकृति को समझने के लिए। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं, दूसरा है, मैं आराम से उसको आइडियोलॉजी कह सकता हूं एक समाज वैज्ञानिक के रूप में, लेकिन आप उसको समझ लीजिए वो हिंदुत्व है। एक एक्सक्लूसिवली आइडियोलॉजी ज्यादातर एक्सक्लूसिवरी होती, लेकिन आइडियोलॉजी एक हिंदुइज्म की, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वो नितांत एक्सक्लूसिवरी आइडियोलॉजी है, लेकिन वो एक पूरा प्रोजेक्ट है। वो पूरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि कहां उसको लचीला बनाया जाए, कब लचीला बनाया जाए, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे मैनेज किया जाए, ये होशियारी के साथ ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की अपनी डायनेमिक्स है, जो भारत में शुरू आजादी की स्ट्रगल से पहले ही हो गई, लेकिन कभी परवान नहीं चढ़ पाई। परवान चढ़ी बाद में, और अब पूरा परवान चढ़ी। और उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ ये एक खास आइडियोलॉजी हिंदुत्व की विचारधारा जो एक्सक्लूसिवरी है, जो अपने ही लोगों को एक्सक्लूड करती है, जातियों को, तमाम किस्म की जातियों को, तमाम किस्म के ऐसे सोचों को जो बहुत ही प्लूरलिस्ट सोच है, उसको अपने से भिन्न करती है, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट की तरह इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस का मैनेज कर रही है कि उसमें लोग शामिल भी हो रहे हैं, वो चाहे निम्न जाति के लोग हों या क्षेत्र विशेष के लोग हैं। जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस हो उसको मैनेज करते हुए एक आइडियोलॉजी, ये नेशन का एक दूसरा पहलू है, जो हमारे नेशन के आइडिया से, आज के आइडिया से 50% लोगों के आइडिया से शामिल हो गया है। और एक तीसरा गुण है जो मैं इस नेशनलिज्म का आइडेंटिफाई कर रहा हूं, जो नेशन अपने आप में है। नेशन भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमें लगता है कांस्टेंट है, लेकिन बहुत बदला है। जब आजादी का संघर्ष शुरू हुआ था तो नेशन का यह कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें बांग्लादेश अलग हो, पाकिस्तान अलग हो और भारत अलग हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन तमाम चीज़ों के चलते, तमाम परिवर्तनों के चलते, तमाम चीज़ों के होते होते वो भारत तक पहुंचा। केवल भारत में पाकिस्तान अलग, बाद में बांग्लादेश अलग। लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट टेरिटरी इसमें शामिल है और कुछ लोग शामिल हैं, सारे लोग शामिल नहीं हैं। अगर सारे लोग शामिल किए जाते हैं तो हिंदू की एक ऐसी व्यापक परिभाषा गढ़ी जाती है, जिसमें हिंदू को एक धर्म या एक बड़ा व्यापक शब्द देते हुए बाकी को पंथ के नाम पर एक साथ किया जाता है। लेकिन जब मौका आता है तो उस पंथ को भी अलग कर दिया जाता है, तब उसको एक साथ नहीं रखा जाता। बड़ी चालाकी भरी और बड़ी एक्सक्लूजन भरी एक परिभाषा है, जो राष्ट्र की एक नई परिभाषा लोगों ने गढ़ी है। और इसको
केवल एक उदाहरण मेरा देना काफी होगा, क्योंकि मुझे और भी बातें करनी है, लेकिन वही उदाहरण काफी होगा जिसमें जो अक्सर दिया जाता है, मेरा अपना नहीं है, कि कश्मीर तो भारत का अविभाज्य अंग है, लेकिन कश्मीरी नहीं है, और खासतौर से मुस्लिम कश्मीरी नहीं है। ये जो आइडिया है राष्ट्र का, ये आइडिया, और इस आइडिया में ये सारी चीजें ऐसे गड्ढमड्ढ हुई हैं। जरा मैं उन गड्ढमड्ढ का आपको बता दूं। पाकिस्तान मुसलमान, हिंदू मुसलमान से अलग, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान, और एक व्यक्ति वही हिंदू, वही राष्ट्र, वही सब कुछ, बाकी सब देशद्रोही। हम जैसे लोग देशद्रोही। ऐसे हम जैसे लोग हैं जो वैसे तो मुख्य धारा के हिस्से हैं, लेकिन अपनी वजहों से, तमाम वजहों से, कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से यहां खड़े हैं, वो भी बाहर। ये ऐसा गड्ढमड्ढ हो गया है राष्ट्रवाद कि राष्ट्रवाद तीन चीजों में उसका लुबाब चला आता है। एक कैरिज्मा, एक विचारधारा, एक एक्सक्लूसिव विचारधारा, और एक राष्ट्र का नया आइडिया जिसमें लोग नहीं है, जिसमें ज्योग्राफी है और लोगों के नाम पर एक खास समूह है। ये राष्ट्रवाद का आइडिया। ये चारित्रिक विशेषताएं हैं। अगर हमें आधुनिक भारत का भविष्य पहचानना है तो ये डोमिनेंट विशेषताएं हैं, ये प्रभुत्वशाली विशेषताएं हैं, इनको जहन में रखना होगा। तो मैं इस एक कंसेप्चुअल, इस अवधारणात्मक एक जो प्रत्यय मेरा है, इसके साथ में अगली बात कहता हूं और फिर सबको मिलाने की कोशिश करूं। इसके अगली बात जो है वो आधुनिक भारत की बात है। आधुनिक भारत की जो बात है उसमें ये आधुनिक भारत, कई तरीके से हम आधुनिकता को परिभाषित कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, इस समय मैं अभी आर्थिक आधुनिकता को दरकिनार कर रहा हूं। जो आधुनिक अर्थों में, जो आर्थिक अर्थों में आधुनिक, केवल मैं सामाजिक, सांस्कृतिक और उसमें राजनीति को शामिल करते हुए जो आधुनिक भारत के निर्माण की तस्वीर लोगों ने सामने रखी थी, उसके केवल तीन पक्षों को मैं बल दे रहा हूं जो सबसे प्रभावशाली पक्ष लगते हैं मुझे। एक प्रभावशाली पक्ष है, मुझे लगता है, वो है भारत का एक विशिष्ट विचार जो सेक्युलरिज्म का विचार था, जो लौकिकता का विचार था, या धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए आप उसको। ये जो भारत की विशिष्टता के साथ था, जो वो नहीं था जो यूरोपियन था। जो यूरोपियन था उसमें जो लौकिक है वही सेक्युलरिज्म है। राज्य, शिक्षा, स्कूल, ये सब लौकिक इंस्टीट्यूशंस हैं। वो जो लौकिकता का विचार था वो यूरोप से हमने आयात नहीं किया, या हमारे आज़ादी के संघर्ष करने वाले लोगों ने आयात नहीं किया, कबीर ने भी नहीं आयात किया। और कबीर से वो उस दौर से, भक्तकालीन दौर से वो आइडिया परिपक्व हो रहा था, और वो आज़ादी के दौर में पूरे तरीके से निकल के सामने आया, और वो विचार था सर्वधर्म समभाव का। ये जो सर्वधर्म समभाव का आइडिया था, ये भारत का एक विशिष्ट सेक्युलरिज्म का आइडिया था। और राज्य से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी ये विचार उनके आधारभूत था, उनके लिए फंडामेंटल था। और इसीलिए जब भी अनुवाद हुआ तो सर्वधर्म समभाव के रूप में अनुवाद हुआ, लौकिकता के रूप में अनुवाद नहीं हुआ। ये असल में भारत की अपनी आधुनिकता थी, जिसकी जड़ें भारत की परंपरा में थी। इसीलिए मैंने भक्तिकालीन का उदाहरण दिया कि भक्तिकालीन में जो एक इस किस्म के सेकुलरिज्म का आइडिया डेवलप हुआ था, जो दीन इलाही में भी था, जो कबीर में भी था, और भी विचारकों में था उस दौर के, वो जो आइडिया था, वो आइडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में एक आधुनिक भारत की एक प्रमुख आधारशिला हमने बनाया। ये आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत का भविष्य यही होना था कि ये आइडिया विकसित होता, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता, तो हम आधुनिक भारत के निर्माण के भविष्य के रूप में कुछ रूपरेखा बनाते। एक दूसरा जिसका जिक्र
प्रोफेसर नदीम ने भी किया, तो वो था रैशनैलिटी, तर्क सम्मतता या विवेक सम्मतता। और ये हमारे जो भी नेतागण थे या जो भी हम लोग आइडियोलॉजी विकसित कर रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये रैशनलिज्म या रैशनैलिटी का आइडिया एक मॉडर्न आइडिया था, और हमें अपना समाज, अपनी संस्कृति, अपने विश्वास इसी रैशनैलिटी के आधार पर विकसित करने थे या करने हैं भविष्य भारत। हमारे इंस्टीट्यूशन भी इसी आधार पर थे, रैशनैलिटी। हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन रैशनैलिटी का एक रिपोजिटरी, एक ठेकेदारी जैसी करता है सारी रैशनैलिटी। तो ये रैशनैलिटी का आइडिया मॉडर्निटी के साथ का था। ये दूसरा एक पक्ष था मेरे लिए आधुनिक भारत का। मेरे लिए आधुनिक भारत का तीसरा पक्ष था या है, और वो है राजनीतिक, लेकिन मेरे हिसाब से सामाजिक राजनीतिक, लोकतंत्र, लोकतंत्रवाद जिसको मैं, एक डेमोक्रेटाइजेशन। एक डेमोक्रेटाइजेशन केवल पॉलिटी का नहीं, हमारी सोसाइटी का भी। और कितने भी भूलों के साथ, कितनी भी दिक्कतों के साथ हमारे जो 70 साल का विकास है, हम जैसे लोग उसको निगेट नहीं करते, उसमें हमने ये देखा है कि कैसे हमारे समाज का लोकतांत्रिकरण हुआ है, हमारे उसी रैशनलिज्म के चलते जो हमने अपने संविधान में लिया। और जातियां न केवल अपने अधिकारों का क्लेम करने लगी, बल्कि लेने भी लगी। एक सीमा तक लेने लगी। और उन जातियों में भी एक ऐसा रैशनल मिडिल क्लास पैदा हुआ जो डेमोक्रेटाइजेशन का पर्याय बना, एक सीमित रूप में। उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद बना। तो हमारे सोसाइटी का भी डेमोक्रेटाइजेशन, हमारे समाज का भी डेमोक्रेटाइजेशन। और डेमोक्रेटाइजेशन कभी कभी हम जैसे लोगों को ये लगता था, कहीं हम लोग जाते तो लोग हमसे पूछते, तो हमें लगता था कि डेमोक्रेसी की कभी कभी हमारे यहाँ इंतहा इतनी थी कि हम लोग उसको अनार्की कहने के लिए बाध्य थे। कि कभी कभी डेमोक्रेसी और अनार्की में फर्क, हालांकि अब दूसरे लेवल पर अनार्की है, लेकिन अनार्की और डेमोक्रेसी में फर्क नहीं कर पाते, ऐसी है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटाइजेशन का जो डीपनिंग थी वो चल रही थी अपनी स्पीड से, जो भी स्पीड थी उसकी कम या ज्यादा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन ये भी एक मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट था भारत में। ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस का, तमाम समाज का, तमाम राजनीति का एक डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस था, जो अनुभव, ऐसा अनुभव हमारे जैसे किसी समाज का इससे पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने ठीक ही कहा कि हमारे जैसे समाजों का जो भी डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ बहुत अधूरा रह गया। और कभी कभी अब डर लगता है कि आगे आने वाले 5 सालों में फिर हमारा भी अधूरा न रह जाए। ये खतरा है, ये डेंजर रह गया है। तो ये हमारे आधुनिक भारत जिसको हम बनाने चले हैं या बनाने चले थे, उसका ये 3 जो प्रमुख गुण हैं जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे, मैं फिलहाल इन 3 पर केंद्रित कर रहा हूं। आइए जरा ये देखें कि इनके लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावना। इस आधुनिक भारत के निर्माण में, जो हम निर्माण की तरफ जा रहे हैं, इसकी क्या चुनौती। देखिए, पहले से शुरू हो जाए सेकुलरिज्म से, जो सर्वधर्म संभव था। बहुत बड़ी चुनौती हमारे सम्मुख मुखबाए खड़ी है कि इस चुनौती को हम झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। मुझे लगता है, मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, मेरे बहुत सारे मित्र दुखी होंगे, लेकिन हम लोग भी दुखी हैं कि हमने जनता के बहुत सारे सेक्शंस को द्वितीय नागरिक के रूप में तब्दील कर दिया। उनके तमाम किस्म के जो रीति रिवाज या धार्मिक व्यवहार हैं, वो या तो मखौल का विषय बनते जा रहे हैं या उन पे पाबंदियां लगती जा रही हैं। वो केवल पहनावे पर भी हैं, खानपान पर भी है, एक खास किस्म का वस्त्र सर के ऊपर धारण करने पर भी है, तमाम किस्म, और उसके खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो सबको मालूम है। और इसके अलावा कभी कभी इसके उलट इसको आतंकित करने के लिए वो जो रंग है गेरुआ सो कॉल्ड, उसका आतंक किस तरीके से किया जाता है ये भी जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड चल निकला है
उस ट्रेंड में सबसे पहला तो खतरा हमारे सेकुलरिज्म को लेकर है। मुझे लगता है शब्द रह जाएगा सर्वधर्म संभाव, सारा संभव समाप्त होने की तरफ जाएगा। और इसकी रुकावट इसलिए नहीं हो सकती, मैं एक बात जो सोशियोलॉजिकल है वो कहना चाहता हूं, यही कह सकता हूं कि असल में नेशनलिज्म का प्रोजेक्ट तमाम समाजों में, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी और हिंदुस्तान में भी हमेशा से एक मिडिल क्लास प्रोजेक्ट रहा है। हम कुछ समाज वैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट जो अब की बार नेशनलिज्म का, नए रूप में नेशनलिज्म का जो प्रोजेक्ट है, ये भी मुख्य रूप से मिडिल क्लास है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसमें जो लोअर क्लासेस हैं, जो सबाल्टर्न क्लासेस हैं, उन क्लासेस को अपने तरीके से आकर्षित किया जा रहा है ताकि बहुमत बनाया जा सके और इसको बहुसंख्यक बाद में तब्दील किया जा सके। डोमिनेंस मिडिल क्लास का रहे। फासिज्म भी तो मिडिल क्लास का ही प्रोजेक्ट है और यह भी मिडिल क्लास का प्रोजेक्ट है। यह बहुत बड़ा खतरा है। यह खतरा है कि मैं दूसरे शब्द में कहूं कि मिडिल क्लास का बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिमिनलाइजेशन हो गया। हम लोग अपने डिस्कोर्स में, अपनी बातचीत में, जब हम छोटे थे, जवान थे, तब हम इस किस्म की बातचीत कर पा रहे थे। अब अपने पड़ोसियों से इस किस्म की बातचीत करने में दिक्कत महसूस होने लगी। हम नहीं कर पाते, जो पूरे तर्क के साथ करते हैं तब भी नहीं कर पाते, तब भी उनको शांत नहीं कर पाते। ये दिक्कत होने लगी है। तो सबसे बड़ा खतरा इस सेकुलरिज्म का है जो आसन्न संकट है। दूसरा खतरा रैशनलिज्म का है। हमारे शीर्ष पद पर आसीन व्यक्ति बादलों को लेकर और रडार को लेकर जो संबंध जोड़ता है, या गणेश के ऊपर रखी हुए सूंड के ऊपर कोई संबंध जोड़ता है, तो लोग मखौल नहीं उड़ाते। हम दो चार लोगों से लोग उसे बंधते हैं उस सारी थिएट्रिक्स से। जो ये भी मैं कहना चाहता हूं, सारे फासिज्म के प्रोजेक्ट के साथ थिएट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज, इवेंट को ऐसा बना दो, इतना बड़ा बना दो, इतना थिएटर कर दो कि ऐसा लगे कि आप किसी फ्रेंच फैशन के परेड में आप कोई चोगा लेकर पहन के चल रहे हैं और लाल कारपेट बिछी हुई है और आप कोई तपस्या करने जा रहे हैं, और तपस्या भी एक प्रोजेक्ट हो जाए, एक थिएटर हो जाए, और उसको जनता सराहे, उसको जनता को वो आकर्षित करे और जनता उसे कंधे पर बिठा दे। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि भविष्य क्या है। हो सकता है कुछ समय में कि हम अगर इस साइंटिफिक टेम्पर के साथ लोगों के साथ जाएं, अभी भी जाते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हम लोगों से क्या बात करते हैं जो इस आइडियोलॉजी विचारित जो प्रभावित हैं, वो कभी कभी शेयर करने में दिक्कत होती है कि बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर से ऐसी बात करते हैं। तो ये जो रैशनैलिटी है, इस रैशनैलिटी में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये रैशनैलिटी केवल साइंस तक नहीं है, समाज से भी जुड़ी है, ह्यूमैनिटीज से भी जुड़ी है, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरा, तो मैं संक्षेप में रख रहा हूं सारी बात, तो आखिरी है मेरे लिए, कि जो तीसरा संकट जो मुझे लगता है इसके साथ है कि असल में जिसको मैं जीवन संसार कहता हूं, हमारे जीवन जीने का जो संसार है, वो दिक्कत तलब हो गया है। मैं अपने एक प्रोफेसर मित्र जो इस्लाम मुस्लिम है, उनके बिना इजाज़त के यहाँ उनके शेयर कर रहा हूँ बिना नाम के। मुझे इतना दुख होता है कि हर तीसरे चौथे दिन जब भी उनका फ़ोन आता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो तीसरे चौथे दिन ये कहते हैं कि उनको बच्चों के स्कूल बदलने पड़े, कि जो कल्चर स्कूलों में हो गई है और जिस तरीके से उनसे बात की जाती है, जिस तरीके से उनसे बर्ताव किया जाता है, उनको एक ऐसे स्कूल में दाखिल कराना पड़ा जहां बड़ी संख्या में उनके रिलीजन के मानने वाले हैं। ईद के दिन उनके घर में प्रोफेसर कॉलोनी में लोग विजिट करने नहीं आते। 5 साल का प्रोजेक्ट है, वो इंतजार करते रहते हैं। और जहां हेजेमनी है ऐसे लोगों की, लखनऊ से बाहर की बात कर रहा हूं, हेजेमनी है जो ऐसे लोगों की। ये जो जीवन संसार हमारा बदल रहा है, जीवन जीने का ढंग जो
में आ रहा है, ये आज तक नहीं हुआ था। बड़े बड़े रॉयट्स हुए, हमने देखे, हम उन शहरों में पले बड़े जहाँ ये दंगे होते थे, लेकिन कुछ दिनों में जीवन संसार उसी पटरी पर लौट आता था। अब ये जीवन संसार के साथ जो दखलंदाजी शुरू हो गई है और इसको जो बदलने की साजिश हो रही है, ये भी एक आधुनिक भारत के ऊपर सवाल उठाता है कि हम किस आधुनिक भारत की तरफ जाए। मेरा मकसद भयाक्रांत करने का नहीं है, लेकिन मेरा मकसद हकीकत से रूबरू होने का है कि ये हकीकत है, इससे रूबरू हो। लेकिन यहां ये चुनौतियां जो आ गई हैं हमारे समक्ष, ये कैसे दूर हो सकती? मुझे लगता है ये दूर होने में इंडिविजुअल के बस की कुछ है नहीं। लोग कहते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव मोदी का कोई बन जाए और एक कोई हवा से आदमी अवतरित हो जो मोदी का बिल्कुल उलट हो। ये सब खामख्याली की बात है, सपनों की बात है, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि वो कौन से अंतर्विरोध हैं जो पैदा होने के कगार पर हैं, वो पैदा हो, उनकी तरफ मैं आपका इंगित करना चाहता हूं आपको, और उसके साथ अपनी बात खत्म। पहला तो मुझे लगता है जो जिस किस्म की आर्थिक व्यवस्था के बदलाव से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये शायद अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी का, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का अपना अंतर्विरोध हो जो सामने आ रहा है, जो एक डेमोक्रेटिक देश में एक सम्राट की तरह बर्ताव करे और रात एक दिन सब जागे और सुबह डिमोनेटाइज कर दे पूरी कंट्री के 89% मनी को। ऐसे देश में संभव भी है कि जो आर्थिक हालात हैं वो लोग मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल, मैं शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, संरचनात्मक है, जो ऐसे वैसे उपायों से कमेटी बनाने से हल नहीं होने वाला। वो ऐसे प्लानिंग कमीशन या जो भी नीति आयोग है उसमें मेनली पॉलिटिकल लोग भर दो, उससे भी नहीं होने वाला है, इससे नहीं होने वाला। एक कॉन्ट्रडिक्शन ये जो स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों की बेचारगी की हालत है, जो अभी तो इस प्रोजेक्ट में आ गए, लेकिन हो सकता है वहां से कोई अनरेस्ट और कोई आंदोलनात्मक अनरेस्ट पैदा हो, वहां से कोई कॉन्ट्रडिक्शन से बच कर सकते हैं। ये तो आर्थिक चीजें संकट आ सकती है, और वो किस तरीके से हमारे राजनीतिक नेतृत्व उसको कैसे चैनलाइज करे, उसका दायित्व हो। जो राजनीतिक धरातल पर जो इन चुनौतियों से टकरा सकते हैं वो तीन फोर्सेस हैं, जो इस समय बड़ी कमजोर हालत में है, लेकिन तीन फोर्सेस हैं। एक क्षेत्रीय ताकतें हैं जो अपने विभिन्न कारणों से राष्ट्रवाद के प्रोजेक्ट से अलग है। अगर मैं उसमें राष्ट्रवाद का प्रोजेक्ट ले जाऊं तो जो सब नेशनलिज्म है, जो रीजनलिज्म है, वो एक कॉन्ट्रोडिक्शन है नेशनलिज्म का, और हर जगह पैदा हुआ। सोवियत यूनियन वो नहीं रहा, यूगोस्लाविया वो नहीं रहा, चेकोस्लोवाकिया वो नहीं रहा, छोटे छोटे देश जो वो नहीं रहे। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो रीजनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज हैं, सब रीजनल आइडेंटिटीज हैं, वो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होती। तो जो रीजनलिज्म है, अगर ऐसा रीजनलिज्म पैदा होगा जिसके नाते एजुकेशन पॉलिसी में छोटा सा बदल करना पड़ा, और जो कह दिया तमिलनाडु ने, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने कि बर्दाश्त से बाहर है, ऐसा रीजनल ताकतें जो हैं, अगर वो इसको चैनलाइज कर दें तो वहां से कुछ उम्मीद की जा सकती है। दूसरी फोर्सेस हैं जो 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 सेंट्रिस्ट ऑपोजिशन है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ भी हो सकता है, कांग्रेस की लीडरशिप में हो सकता है, और वैसी पार्टीज में हो सकता है, उससे उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन उससे उम्मीद की किरण मेरी इसलिए बहुत खराब है कि आज ही की न्यूज ये है कि वो भी कह रहे हैं कि इसका तोड़ सॉफ्ट हिंदुत्व होगा। स्पष्ट कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं होगा, हो ही नहीं सकता वो कॉन्ट्रडिक्शन, वो तो उसी का एक एडिशन है। और तीसरा जो इस समय सबसे कमजोर है, जो इतना बटा हुआ है, वो लेफ्ट है, जो बहुत हारा हुआ है, बटा हुआ है और एक तरफ पड़ा हुआ है, लेफ्ट है, जो अपने ही अंदर से बहुत बटा हुआ है। अगर उनको कोई कहीं से एनलाइटनमेंट हो जाए तो वहां से आ सकता है, ये सब मिल जाए तो ये पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो यहां से आ सकती हैं। अंतिम मुझे लगता है कि
मैं घमंड से इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को पूरे मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि जो हम जैसे ट्रेंड हैं, जो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, जो पहले से इस मामले में जागरूक हैं, ऐसे लोग अपने आसपास के जीवन संसार को अपने तरीके से चुनौती दें। हम जैसे से मेरा मतलब उस मेजॉरिटी से है, जो मेजॉरिटी को हम लोग बिलोंग करते हैं। ये जीवन संसार का चैलेंज वहीं से यही उम्मीद की किरणें हैं। नहीं तो मुझे लगता है भविष्य थोड़ा दिक्कत तलब है अगले कुछ सालों के लिए। शुक्रिया।